चुनौतीपूर्ण पद। भारतीय राजनीति में महिलाओं के लिए कितना बड़ा संघर्ष मानते हैं? देखिए, संघर्ष है, कोई डाउट नहीं है। समाज में अभी भी महिला को आगे बढ़ने में दिक्कत होती है। उत्तराखंड भर्ती घोटाले की बात करें, काफी सुर्खियों में रहा। क्या आपको लगता है कि जो सियासत शुरू हुई है वो अब थम जाना चाहिए? जब हम सब उत्तराखंड की अच्छाई की बात कर रहे हैं, हम उत्तराखंड की भलाई की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड की युवा की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स को रुकना पड़ेगा। उत्तराखंड को क्या आपको लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है? मुझे लगता है भारत को यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है। बढ़ती हुई जनसंख्या को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी चिंता व्यक्त की। हमारी पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं ममता चतुर्वेदी। उत्तराखंड विधानसभा की यदि बात करें तो आमतौर पर अब तक विधानसभा की जिम्मेदारी किसी पुरुष को ही दी जाती थी, लेकिन पहली बार उत्तराखंड के इतिहास में हुआ है कि ये जिम्मेदारी किसी महिला को सौंपी गई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतुभूषण खंडूरी जी की, जो खुद आज हमारे साथ मौजूद हैं वर्तमान राजनीतिक हालात पर बातचीत करने के लिए। जनतंत्र टीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। बहुत सबसे पहले आपसे मेरा सवाल आपसे ही जुड़ा हुआ है। उत्तराखंड विधानसभा की जो 5वीं विधानसभा है एक तरीके से, उसकी आप महिला स्पीकर चुनी गई हैं। अगर आपकी बात करें तो आपको ये जो जिम्मेदारी दी गई है, आपके लिहाज से ये जिम्मेदारी कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, जिस तरह से भारत में 2014 के बाद एक माहौल बना है जहां महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात की गई है और ऐसे पद देने की एक काम शुरू हुआ है जहां हम अपना मेरिट दिखा सकते हैं, जिम्मेदारी से कार्य कर सकते हैं, समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। उसी की कड़ी में एक मुझे भी विधानसभा अध्यक्ष उत्तराखंड का बनाया गया। विधानसभा का छोटा सा प्रदेश है, 22 साल पुराना या नया प्रदेश है और छोटा सा प्रदेश है, और इस तरह का एक निर्णय बहुत ही बढ़िया निर्णय था और शायद मुझे लगता है पूरे देश के लिए एक प्रेरणादायक निर्णय लिया गया उत्तराखंड के लिए। जिम्मेदारी का पद है, चुनौतीपूर्ण पद है, लेकिन जिस तरह से मेरे लालन पालन हुआ है या जिस तरह के मेरे संस्कार रहे हैं, हर चुनौती को हेड ऑन लेने की आदत है और प्रयास यही है कि विधानसभा की जो गरिमा है, जो होती है और जो होनी चाहिए, उस गरिमा के तहत मैं कार्य करूं और अपने विधानसभा उत्तराखंड का और नाम पूरे देश में ही नहीं विदेश में भी ऊंचा करूं। इसके अलावा यदि बात करें एक महिला होने के नाते, तो भारतीय राजनीति में महिलाओं के लिए कितना बड़ा संघर्ष मानती हैं आप? देखिए, संघर्ष है, कोई डाउट नहीं है। महिलाओं के लिए आगे आना किसी भी फील्ड में, मैं पॉलिटिक्स की ही बात नहीं करूंगी, मेरिटोरियस होने के बावजूद समाज में अभी भी महिला को आगे बढ़ने में दिक्कत होती है, कष्ट होता है, परेशानी होती है। लेकिन कुछ समय से, मैं केवल उत्तराखंड की अगर बात करूंगी, काफ़ी महिलाएं आगे आ रही हैं। पर्टिकुलरली जब हमें जिला पंचायत में, हमें पंचायत चुनाव में जब से रिजर्वेशंस मिले हैं, उसमें आप देखते 50% रिजर्वेशन मिला है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो प्रधान हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, मेयर हैं, बीडीसी मेंबर्स हैं, ऐसे महिलाएं बहुत आगे बढ़ चढ़कर अब आ रही हैं। तो धीरे धीरे जो माहौल है वो बदलता जा रहा है और हायर लेवल्स पे भी अगर हम भारत की बात करें तो आप देखिए, मंत्री जो हैं, महिला मंत्री हैं इस देश में, और जिम्मेदारी के मंत्रालय उनको दिए गए हैं जहां वो अपनी क्षमता भी दिखा सकती हैं और इस देश के लिए, इस देश के समाज के लिए कार्य भी कर सकती हैं। माहौल बन रहा है। आई एम वेरी होपफुल और मुझे लगता है कि धीरे धीरे महिलाएं अपनी जगह बना रही हैं, क्योंकि उन्हें शायद वो जगह बनाने की जो बैकिंग मिलनी चाहिए वो बैकिंग भी मिल रही है। तो आई एम वेरी होपफुल कि महिलाएं धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं और आगे अपने लिए जगह बना रही हैं। क्योंकि देखा जाए, अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो मोदी मंत्रिमंडल में इस बार की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो महिलाओं की संख्या बढ़ी है। तो क्या आपको लगता है कि अब धीरे धीरे सोच में भी परिवर्तन आ रहा है? बिल्कुल सोच में परिवर्तन आ रहा है। मैं इस बात को काफ़ी बार दोहराती भी हूँ कि सोच केवल नियम कानून से नहीं होते हैं या पॉलिटिकल लीडरशिप से नहीं होते हैं। समाज को भी बदलना होगा। कहीं ना कहीं हमें ये भी देखना होगा कि समाज किस तरह से अपने महिला को
वो देखता है, किस तरह से वो महिला को आगे बढ़ाना चाहता है। और मुझे आज के युवा में एक बदलाव दिखता है जहाँ जेंडर बायस बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है तो नहीं कह सकती हूँ, है, लेकिन इट्स अ गुड चेंज, इट्स अ चेंज जिसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, जहाँ जो यूथ ऑफ दिस कंट्री है वो जेंडर बायस अब नहीं इतना करता है। इसके अलावा यदि उत्तराखंड भर्ती घोटाले की बात करें, काफ़ी सुर्खियों में रहा, 250 से अधिक भर्तियों को आपने रद्द भी किया है। कार्रवाई तो चल रही है इस पूरे मसले को लेकर, क्या आपको लगता है कि जो सियासत शुरू हुई है वो अब थम जाना चाहिए? देखिए, किसी भी चीज़ में पॉलिटिक्स एक हद तक होनी चाहिए। जब हम सब उत्तराखंड की अच्छाई की बात कर रहे हैं, हम उत्तराखंड की भलाई की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड की युवा की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स को रुकना पड़ेगा। अगर कोई चीज़ों को सुधारने का प्रयास कर रहा है या बदलने का प्रयास कर रहा है, तो मुझे लगता है सारी की सारी राजनीतिक पार्टियों को एक होकर उसमें एक सुर में बात करनी चाहिए। और प्रयास ये रहना चाहिए कि जब हम समाज की बात करते हैं, प्रदेश की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, तो मजबूती से हमें सच्चाई के साथ खड़ा होना चाहिए। क्योंकि देखा जाए लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि सही तरीके से इस पूरे मामले में कार्रवाई नहीं हुई है। इसके अलावा यदि उत्तराखंड सरकार की बात करें, पुष्कर सिंह धामी सरकार के कामकाज की बात करें, तो आपके लिहाज से कैसा है? देखिए, युवा मुख्यमंत्री हैं और मेरा मानना ये है कि वो बहुत ही एक निष्ठा से काम करते हैं। उनका जो कैरेक्टर है वो ये है कि मैं कुछ उत्तराखंड के लिए करूं, वो मुझे दिखता है, नज़र आता है। और उन्होंने जो प्रयास किए हैं, चाहे वो UKSSC की मैं बात करूं, जहां की वहाँ पे भी भर्तियों का घोटाला हुआ था, उन्होंने त्वरित उस पर कार्रवाई की। अंकिता भंडारी पे कार्रवाई हुई है। तो इस तरह से और बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट के कार्य वो कर रहे हैं, चाहे वो महिलाओं के समूह को और सशक्त करना हो, युवाओं के लिए और जॉब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करनी हो, इस तरह के कार्य कर रहे हैं। और हमें सब आशा है कि एक युवा मुख्यमंत्री हैं, जानते हैं, समझते हैं, उत्तराखंड को बहुत अच्छे से समझते हैं, पहाड़ और प्लेन दोनों को समझते हैं, तो मुझे विश्वास है कि उत्तराखंड उनके नेतृत्व में अच्छा करेगा। 23 सितंबर को आपने एक बयान दिया था, मैं डरने वाली महिला नहीं हूँ, क्या हुआ था ऐसा? ऐसा है, देखिए, वो भी मैंने ऐसे ही बयान ऐसे ही ढर्रे में दिया होगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कभी आदमी बहुत सारे प्रेशर्स में रहता है, स्ट्रेसेस में रहता है, तो कुछ मैंने भी पढ़ा होगा या कुछ मेरे बारे में कहा गया होगा, तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने कहा कि एक सैनिक की बेटी हूँ, लाइफ लॉन्ग 3 मेरे पिताजी ने लड़ाई देखी हैं, मैंने भी खत्तर की लड़ाई महसूस की है, देखी है, समझी है, तो इसलिए बहुत ही मजबूती से मुझे पाला गया है, मस्तिष्क से भी और शरीर से भी बहुत मजबूत हूँ। इसीलिए मैंने इस किसी कॉन्टेक्स्ट में कुछ कहा होगा किसी ने, तो उस कॉन्टेक्स्ट में कहा होगा कि मैं डरने वाली महिलाओं में से तो बिल्कुल नहीं हूँ। इसके अलावा यदि बात करें स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। ऐसा कहा जाता है कि उत्तराखंड में गैरसैंण को राजधानी बनाने के लिए उन्होंने भी कुछ कदम उठाए थे, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। भारतीय राजनीति में आपके लिहाज से कितना बड़ा नुकसान है? देखिए, नुकसान है। पुराने नेता थे, एक सोच, एक प्रिंसिपल्स के साथ चलने वाले नेता थे, और इस उत्तर प्रदेश के लिए, इस देश के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ कार्य किए थे, अच्छे कार्य किए थे, और मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अपनी तरफ से और पूरे उत्तराखंड वासियों की तरफ से भी देना चाहूँगी। इसके अलावा यदि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें तो उत्तराखंड सरकार ने काफ़ी पहल की है और कमेटी भी बैठ गई है, बैठकों का सिलसिला भी जारी है और जो कार्रवाई है वो आगे चल रही है। कब तक हो पाएगा इसका तो इंतज़ार सभी लोगों को है। लेकिन आपसे मेरा सवाल ये है कि उत्तराखंड को क्या आपको लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत है? मुझे लगता है भारत को यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत है। और अगर आप देखेंगी, मैं पूना में इस विषय पे काफ़ी लंबा चौड़ा मैंने बयान बोला है, वहाँ पर मुझे बुलाया गया था। एंड जो मैंने रिसर्च की यूनिफॉर्म सिविल कोड की, जब मुझे बोला गया था, कुछ छात्र संसद में मैं गई थी, मुझे ये लगा कि बहुत आवश्यक है। पर्टिकुलरली देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो बेनिफिट करेगा, वो जो सबसे वीक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उसको बेनिफिट करेगा। और मेरा मानना ये है कि आज भी महिला कमज़ोर है और बहुत आवश्यक है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक तरह के लॉ इस देश में होना आवश्यक है। कहीं महिला को तलाक कह दिया जाता है,
बिना सोचे समझे उसको प्रताड़ित किया जाता है। तो मुझे लगता है कि हर लिहाज से इस देश में, उत्तराखंड में ही नहीं, मैं बधाई देना चाहूँगी अपने मुख्यमंत्री को कि उन्होंने इस पहल को किया है, लेकिन ये पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की इस वक्त ज़रूरत है। आपके लिहाज से ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाता है तो क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, खासतौर पे महिलाओं की अगर हम बात करें? देखिए, बहुत सारे चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम महिलाओं को देखते हैं, क्योंकि वीक सेक्शन है, माना नहीं जाता है, हम एक सेक्शन में वीकर, सबसे वीकेस्ट सेक्शन अगर किसी भी रिलीजन, किसी भी धर्म में आप ले लीजिए, सबसे कमज़ोर अगर कोई है तो वो महिला है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक लॉ, एक रूल, एक कानून इस देश में होगा तो महिला जो सबसे कमज़ोर है, और हर धर्म की, मैं किसी एक धर्म की बात नहीं कर रही हूँ, वो सशक्त होगी, मजबूत होगी, क्योंकि जब कानून एक होंगे तो कोई ऐसा नहीं, कोई मौलवी या कोई पंडित या कोई ऐसा नहीं होगा कि वो अपने धर्म, अपने हिसाब से रूल्स और रेगुलेशंस उस महिला के लिए करेंगे। तो महिला को आगे बढ़ाने के लिए, महिला को सशक्त करने के लिए, और वैसे पूरे देश को एक सूत्र में बांधने के लिए, एक कानून के तहत बांधने के लिए बहुत आवश्यक है कि अब हम जो कानून बनते हैं, जो रूल्स और रेगुलेशंस इस देश में बनते हैं, वो धर्म आधारित ना हो, वो नियम कानून के आधार, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हुए वो नियम बने। और जब कॉन्स्टिट्यूशन इस देश में है और वो सब के लिए है, तो इसलिए क्यों नहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड इस वक्त होना चाहिए। क्योंकि देखा जाए तो कुछ ऐसे नेता हैं हमारे देश में, खासतौर पर अगर असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं की बात करें, उनका कहना है कि ये तो दरअसल मुसलमानों को टारगेट करने के लिए ये सब कवायद चल रही है। बहुत छोटी सोच है, और इन सोच से, इन रूढ़िवादी सोचों से हमें ऊपर उठना चाहिए। हमें अपनी बहनों का सोचना चाहिए। उस वक्त क्यों कोई कुछ नहीं कहता है जब कुछ समय पहले प्रधानमंत्री जब तलाक हमने समाप्त किया, उससे पहले आपको पता है कि एक तलवार लटकी रहती थी मेरे बहन के सिर के ऊपर कि जब भी अगर दाल में हल्दी ज़्यादा पड़ गई तो तलाक तलाक तलाक। तो ये मैं बिल्कुल इन चीज़ों से आई डोंट सपोर्ट सच स्टेटमेंट्स। एक नेता हैं, पुराने नेता हैं, इस देश के नेता हैं, उन्हें अपनी बहनों की चिंता होनी चाहिए, उन्हें अपने देश की चिंता होनी चाहिए। और इस तरह की बयानबाजी करके फिर वही बात आती है कि पॉलिटिक्स should be left aside for some time. We should start thinking about the society. We should start thinking about people who are part of the society. किसके लिए पॉलिटिक्स आप करेंगे जब सोसाइटी ही ठीक ठाक नहीं रहेगी? सो आई थिंक इतने बड़े बड़े ये लोग, इतने पुराने नेता और इस तरह की बात करते हैं, मुझे बहुत दुख होता है। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हम बात करेंगे विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी जी से। हींग देना, वो वाली MDH की सुपर MDH सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर सिस्टम को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, चेहरे पर नूर, लालिमा, रौनक आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। 100% आयुर्वेदिक दवा होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। सब तो आ गए, रो क्यों रही है? सब तो आ गए, लेकिन स्वाद नहीं आया। अब आया असली स्वाद। हाँ, अब आया स्वाद। जब स्वाद के बड़े हों लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। सच सच
MDH अप्पा और अम्मा आ रहे हैं, इडली सांभर बना कर रखो। अब इतनी जल्दी सांभर कैसे बनाऊं? और सांभर बनाना बहुत ही आसान। उबली सब्जियां और दाल मिक्स करिए, MDH सांभर मसाला डालिए, टेस्टी सांभर तैयार। बहुत ही आसान और टेस्टी भी। MDH सांभर मसाला, अब सांभर बनाना बहुत ही आसान। असली मसाले सच सच MDH। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की विधानसभा अध्यक्ष ऋतुभूषण खंडूरी जी से, क्योंकि अगर 3 तलाक की बात करें तो जब इसका खात्मा हुआ था देश में, तब से लेकर आज तक नाराजगी असदुद्दीन ओवैसी और तमाम जो मुस्लिम नेता हैं उनमें बनी हुई है। तो आपको क्या लगता है कि आखिरकार ये लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं? बनने दीजिए। मेरी बहन सुख में है, मेरी बहन चैन से है, मेरी बहन खुश है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी। इनको परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, होने दीजिए। ये इन्होंने क्यों नहीं सोचा, इन्होंने क्यों इस चीज़ पर गौर नहीं किया कि डर के रहती है बहन, सहम के रहती है बहन। होने दीजिए। मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे अपनी महिला की चिंता है, मुझे अपनी बहन की चिंता है। और बहुत बढ़िया निर्णय हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया है, हम बहुत प्रसन्न और खुश हैं उससे। क्योंकि देखा जाए ये जो मुस्लिम नेता हैं ये खुद को मुसलमानों का रहनुमा बताते हैं, तो क्या आपको लगता है ये महज एक दिखावा है? हकीकत में ऐसा नहीं है, गुमराह कर रहे हैं? रहनुमा कोई नहीं होता है, कोई किसी का रहनुमा नहीं होता है, सब पॉलिटिक्स होती है। सो आई थिंक इट इज़ टाइम, जब जनता भी इस चीज़ को समझने लगी है, ऐसा नहीं है नहीं समझ रही है। वोटिंग पैटर्न्स आप देखेंगे, धीरे धीरे पढ़ा लिखा जो हमारा हिंदुस्तानी है वो इन चीज़ों को समझ रहा है कि लोग अपने फ़ायदे के लिए, अपने को आगे बढ़ाने के लिए कितनी हमको यूज़ कर रहे हैं। वोट बैंक की राजनीति धीरे धीरे अब समाप्त हो रही है। वी आर नो लॉन्गर रेडी टू बी वोट बैंक्स। महिला तैयार नहीं है अब वोट बैंक बनने के लिए। हमें आप सम्मान दीजिए, हमें आप डेवलप करिए, हमारा आप विकास करिए, हम आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन अगर आप इस तरह की बात करेंगे जहां आप रूढ़िवादी हैं, पुरानी बातें करते हैं, हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। एंड आई सी अ चेंज फॉर द बेटर। विकास पर वोट होना शुरू हो रहा है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन हो रहा है। इसके अलावा यदि जनसंख्या की बात करें, बढ़ती हुई जनसंख्या को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी चिंता व्यक्त की है। आपको क्या लग रहा है कि अब इस पे नियंत्रण की ज़रूरत है? देखिए है, इतनी डेवलपमेंट होती है इस देश में, इतना कुछ विकास होता है, प्रयास करते हैं लोग, सब करते हैं इस देश में, नेता हो, अफसर हो, समाज हो, हर एक फील्ड के लोग प्रयास करते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े और बढ़ भी रहा है। लेकिन जब तक हम अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तब तक विकास दिखता है, लेकिन ऐसे नहीं दिखता है जैसे जितनी मेहनत हो रही है उस मेहनत की उतनी सफलता नहीं मिल पाती है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए कि हम किस तरह से अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकें। समय भी आ गया है, 21वीं सदी में जीते हैं और शायद अब समय भी आ गया है कि हमें इस पर बहुत सीरियसली सोचना चाहिए। क्योंकि देखा जाए तो जनसंख्या नियंत्रण की जब भी बात होती है, संसद की बात करें तो बीजेपी के कई सांसदों ने प्राइवेट मेंबर बिल भी लेकर आए, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी फिर आ जाते हैं। उनकी नाराज़गी देखी जाती है कि ये तो मुस्लिम विरोधी सरकार है और इसलिए ये बिल लेकर आ रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस पर एकजुट होने की ज़रूरत है सभी राजनीतिक दलों को? बिल्कुल एकजुट होना चाहिए। हर चीज़ को आप धर्म से इसके खिलाफ उसके खिलाफ अगर आप लोग बात करेंगे तो क्या आप इसी के लिए राजनीति कर रहे हैं? कभी आप देश का सोचेंगे? कभी आप सोचेंगे कि उस मुसलमान की जिसकी आप बात करते हैं उसका विकास आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि केवल उसको आपने वोट बैंक बना के रखा हुआ है? सोचने का समय है। दे हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर वी डूइंग विद आवर ओन पीपल। क्या हम उनके विकास की बात कर रहे हैं? क्या हम उनको आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं? जब तक देश प्रदेश आगे नहीं बढ़ेगा जनता कहाँ से आगे बढ़ेगी? तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि इस पर बहुत सीरियस डिस्कशन हो और सब पार्टियों को पार्टी से उठ के और हम लोगों को देश के लिए बात करनी होगी। विपक्ष कहता है कि जनसंख्या जैसे मुद्दे इसलिए लाए जा रहे हैं ताकि देश में जो महंगाई बेरोजगारी है उससे जनता का ध्यान हट सके। क्यों? जनता क्या समझदार नहीं है आजकल? ये तो मतलब आपने तो जनता को मान के चल लिया कि जनता कुछ समझती नहीं है। अगर हम पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करेंगे तो क्या वो महंगाई देखती नहीं है या वो और चीज़ें नहीं देखती? दिस इज़, आप जनता को क्या समझ रहे हैं?
जनता आज की पढ़ी लिखी जनता है, समझदार जनता है, और उसके लिए यू शुड बी थ्रोइंग देम वेरियस काइंड्स ऑफ थिंग्स। केवल महंगाई की बात ना करके हम उनसे और चीज़ों पर भी राय लेना शुरू करें और उनकी बात सुनना शुरू करें। इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। हम तो सोचते हैं कि जनता का हम ऐसे ही गुमराह हो जाती है जनता आजकल। आई डोंट अग्री। बहुत स्मार्ट जनता है हिंदुस्तान की, पढ़ी लिखी जनता है, सोचती है जनता, समझती है जनता। तो इसलिए कोई मुद्दा भटकाने की ये सब पॉलिटिकल बातें होती हैं। इट इज़ नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। इसके अलावा मैम यदि पहाड़ की बात करें तो आमतौर पे पहाड़ में आपराधिक घटनाएं नहीं आती, बहुत कम खबरें ऐसी आती हैं, लेकिन एक ऐसा मामला आया जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। अंकिता हत्याकांड की यदि बात करें, क्या आपको लगता है इंसाफ मिलेगा? देखिए, बिल्कुल इंसाफ मिलेगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से सीएम साहब ने बोला है, फास्ट ट्रैकिंग होगी और इंसाफ मिलेगा। बहुत दुखद है क्योंकि उत्तराखंड में इस तरह की घटनाएं नहीं होती हैं। महिला आज से नहीं, 1960 के दशक से सशक्त रही है, मजबूत रही है, अकेले रही है, चलना फिरना जानती है, आना जाना जानती है। लेकिन समाज है, समाज में कुरीतियाँ आती हैं, और ये एक समाज बदलता है, वाइब्रेंट होता है तो चीज़ें बदलती रहती हैं, और उसमें ये एक घटना हुई है जो कि बहुत दुखद है। और इसलिए नियम तो हमें कड़े बनाने ही हैं, बने भी हैं। ऐसा नहीं है कि नियम कड़े नहीं हैं, नियम कड़े हैं। वो सोसाइटी के लिए आप देख भी रहे हैं कि किस तरह के नियम बनाए गए। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी कि शायद समय आ गया हम समाज को बदलें, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने बेटे को सही शिक्षा दें। क्योंकि अंकिता हत्याकांड को लेकर विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि जिस सरकार के शासनकाल में ये हुआ है अपराध, वही लोग जांच कर रहे हैं, तो न्याय कैसे मिलेगा बेटी को? नहीं, देखिए, होता जो सरकार है वही जांच करेगी, और ये उनकी मानसिकता हो सकती है। मुझे नहीं लगता है कि हमारी मुख्यमंत्री की ये मानसिकता है या होगी, या हम इस तरह के संस्कार के लोग हैं। गलत हुआ है, और जो गलत हुआ है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, और कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने पहले काशी कॉरिडोर का उद्घाटन किया, उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन, कैसे देखती हैं आप? बहुत खुशी होती है। केदारनाथ जी से शुरू किया था उन्होंने, केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी, अब उज्जैन का उन्होंने काशी किया। काशी बहुत खूबसूरत अब हो गया है। मैं खैर अभी जा नहीं पाई हूँ, लेकिन मैंने सुना बहुत खूबसूरत हो गया है। इसी तरह से उज्जैन अच्छी चीज़ें हैं। हमारा स्पिरिचुअल कंट्री है, रिलीजियस कंट्री है, मानते हैं हम भगवानों को, और अगर इनके भी जो जगह हैं वो और खूबसूरत हो रहे हैं, टूरिज़्म को और अच्छा कंफर्टेबल हो रहा है, टूरिज़्म, रिलीजियस टूरिज़्म और बढ़ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। एक तरह से इस देश की इकॉनमी भी ग्रो कर रही है, तो खुशी होती है सब देख के। क्योंकि देखा जाए, अगर केदार धाम की बात करें तो प्रधानमंत्री का बहुत ज़्यादा लगाव रहता है, और अक्सर वो जाते रहते हैं। तो जिस तरीके से बदलाव उत्तराखंड में हो रहा है, अगर केदार धाम की बात करें, बद्रीनाथ धाम की बात करें, प्रधानमंत्री डायरेक्ट मॉनिटर करते रहते हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसा पहली बार है कि जब किसी चीज़ को प्रधानमंत्री खुद देख रहे हों, ड्रोन से मॉनिटर कर रहे हों? देखिए, ऐसा है, उत्तराखंड से उनका लगाव है ही। बहुत समय से वो उत्तराखंड आते जाते रहे हैं, और केदार धाम जाते रहे हैं, तो उनका स्पेशल लगाव है। और नेचुरल है कि जहाँ उन्होंने अपनी आई थिंक यंग समय भी वहाँ उन्होंने काफ़ी बिताया है, तो एक कनेक्ट उनका उत्तराखंड से है। और बिल्कुल सही कहा आपने, कंप्लीट मॉनिटरिंग का वो जो हम लोग देखते हैं कि केदारनाथ जी की करते हैं, तो खुशी होती है कि एक प्राइम मिनिस्टर हमारे स्टेट पे भी बहुत ध्यान देते हैं। इसके अलावा ये चारधाम यात्रा की बात करें तो इस बार तो यात्रियों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिस तरीके से भारी संख्या में लोग चारधाम यात्रा करने जा रहे हैं। हालांकि विपक्ष ये भी आरोप लगाया कि कुछ सरकार ने भी लापरवाही की, इंतजाम वैसे नहीं हुए जैसा होना चाहिए। ऐसा जैसे आप लोग हम लोग कह रहे हैं, वेंजेंस टूरिज्म हुआ इस बार की, 2 साल हो नहीं पाया तो अब जम के निकले हैं लोग बाहर, और हमें बहुत खुशी है क्योंकि टूरिज्म इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर उत्तराखंड। इकोनॉमिकली हमको बहुत उससे फ़ायदा होता है, तो मुझे बहुत खुशी है कि टूरिस्ट आए और अच्छे से आए। बहुत सिस्टमैटिक चीज़ें हुई हैं, चाहे वो एयर से जाने की बात हुई हो, शुरू में 2-4 दिक्कतें हुई, लेकिन बहुत जल्दी से इसको हैंडल कर लिया गया और आज बहुत स्मूथली हमारी यात्रा चल रही है। इसके अलावा अगर हम एक टेररिस्ट से संबंधित बात कर रहे हैं, गजवाए हिंद की यदि बात करें, तो ऐसा कहा गया है, एक कनेक्शन भी सामने उत्तराखंड से आया है कि युवाओं की विचारधारा को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। क्या आपको लगता है देश के लिए, उत्तराखंड के लिए
कितना खतरनाक है ये? ये देखिए, ऐसा है कि युवाओं को सही दिशा और दशा देने का कार्य हम सबको करना है, जो पॉलिटिक्स में है उसमें है। और इस तरह की अगर बात हुई है तो हमें ध्यान देना होगा कि हमारे जो युवा हैं वो बिल्कुल भटके नहीं, उन्हें हम जिस तरह की एम्प्लॉयमेंट की तरफ ले जाएं, उनको उन पर ध्यान दें, चाहे वो स्पोर्ट्स हो उनका, चाहे स्टार्टअप्स करने हो, चाहे एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ानी हो, स्किल्स देने हो। इस तरफ निश्चित तौर पे जा ही रहा है उत्तराखंड का यूथ, क्योंकि खूब स्किलिंग का काम हो रहा है हमारे यहाँ, समूह बन रहे हैं, स्टार्टअप्स खुल रहे हैं, होम स्टेज खुल रहे हैं। तो प्रयास पूरी तरह से है कि गलत संगति में उत्तराखंड का युवा ना जाए। इसके अलावा यदि आपकी बात करें, हालांकि आपका जो राजनीतिक सफ़र है पारिवारिक तौर पर कह सकते हैं कि आपको विरासत में हासिल हुआ है, लेकिन आपको राजनीति में आने के लिए प्रेरणा किससे मिली? डेस्टिनी थी मेरी। प्रेरणा तो अब कह सकते हैं, आई डोंट नो, एक्चुअली इट वाज जस्ट प्योर डेस्टिनी। मैं 2014 में अपने पिताजी के साथ इलेक्शन कैंपेनिंग में पहली बार आई, क्योंकि मेरी माँ नहीं आ पाई थी, उनका पैर टूटा था तो वो नहीं आ पाई थी। और क्योंकि कोटद्वार हारे थे मेरे पिताजी एज चीफ मिनिस्टर, तो भाई और मैंने निर्णय लिया था कि हम इस बार इनके साथ खड़े रहेंगे। उस दौरान मैंने पूरा गढ़वाल कॉन्स्टिट्यूंसी घूमी, और उस घूमने के दौरान मुझे लगा कि मेरा एक छोटा सा एनजीओ है, जय दुर्गा सामाजिक कल्याण संस्थान, उसको लेके मैं पूरा गढ़वाल घूमी। और उस घूमने के दौरान मुझे लगता है, क्योंकि जनरल साहब की बेटी थी तो कार्यकर्ता मिलने आते ही थे, लेकिन तब भी मेरे मन में ये नहीं था कि मुझे राजनीति करनी है। आई थिंक दिल्ली में लोगों ने देखा या उत्तराखंड में देखा, मुझे इतना नहीं है पता, लेकिन आई थिंक इट वाज डेस्टिनी। नहीं तो मैंने कोई ऐसी तैयारी नहीं की थी या मैंने कोई मन नहीं बनाया था। मैं तो एमिटी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही थी, मैं तो टीचिंग करती थी और अपने एनजीओ के साथ, जो कि एम्स ट्रॉमा सेंटर दिल्ली के सोशल सर्विस काउंटर पे बैठता है, उसके साथ कार्य कर रही थी। इट जस्ट हैपेंड, मतलब ये जब हो गया तो यही कह सकती हूँ मैं। क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर देखा जाए तो स्पीकर होने के नाते आपको पक्ष को भी संभालना है, विपक्ष की बात को भी सुनना है, क्योंकि आरोप बहुत तेजी के साथ लगते हैं कि स्पीकर बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। तो आपका तजुर्बा कैसा रहा? अभी तो मैंने 2 ही अभी सेशंस किए हैं, लेकिन तजुर्बा अच्छा रहा, लर्निंग एक्सपीरियंस रहा, और दोनों तरफ से सपोर्ट मिला। भले कहते ही हैं, वो कहेंगे कि हमें मौका नहीं मिला, ये उनके राइट भी है, लेकिन मेरा प्रयास ये रहता है कि बिल्कुल ईमानदारी से, निष्ठा से सबको बारी मिले, क्योंकि मेरा काम ही ये है कि हर एक विधायक अपने क्षेत्र की बात उस जगह कह पाए जहाँ से सरकार उनकी बात को सुने, और वहाँ से उनकी जो इश्यूज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उसका निवारण भी हो। तो वो मेरा कर्तव्य बनता है, और मेरा पूरा प्रयास ये रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोलने का समय दें। आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो आप सुन रहे थे उत्तराखंड के विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी जी को, जिन्होंने तमाम सवालों के जवाब बड़े ही बेबाकी के साथ दिए। फिलहाल आप हमें और हमारी टीम को इजाजत दीजिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। पाव भाजी, पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। टेस्टी पाव भाजी की यही पहचान, MDH पाव भाजी।